हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राही। राही एक कहानी है और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। और राही मुख्य रूप से अगर देखें तो इस कहानी का एक स्त्री पात्र है जिसके नाम पर ही इस कहानी का नाम रखा है। यानी कि इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में जो अभी भर्ती निकली है उसके लिए। और साथ ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है UGC नेट के लिए। UGC नेट वाले कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी HPSC कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और क्लास नंबर कौन सी है ये मैं थंबनेल पर ऊपर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। अराउंड ऑफ 46 या 47 के आसपास मिलेगी, तो मैं थंबनेल पर एग्जैक्ट डाल दूंगी। ये कहानी है राही। राही जो कहानी है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आती है। और यूनिट नंबर 5 और 6 हम कंप्लीट अपने चैनल पर करवा चुके हैं। अगर ये सभी वीडियोस आप एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सभी वीडियोज़ यूनिट नंबर 5 और 6 और 7 के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। पर्टिकुलर एक ही कहानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कहानी वैसे अपने आप में काफ़ी पेजेस की होती हैं, लंबी लंबी कहानियाँ हैं, तो सारी तो पढ़ना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो खैर कुछ नहीं है, बट अब समय बहुत ही कम है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट वो एप्लीकेशन फॉर्म था उसे रीओपन कर दिया गया है। तो 6 से 12 नवंबर तक आप जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो इसका फॉर्म भर सकता है। रीओपन के लिए काफ़ी कैंडिडेट लगातार मांग कर रहे थे, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रीओपन कर दिए गए हैं और उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। आज की कहानी है राही। राही मैंने बताया कि एक कहानी है जो राही के नाम भी कहानी का राही है। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक तो अनीता और एक राही। दो प्रमुख पात्र हैं। तो अनीता एक राही का बेटा भी है, जिसके लिए राही जो है एक चोरी करती है और अनाज की चोरी करती है और लगभग 5-6 किलो गेहूं की ही चोरी करती है, ज़्यादा नहीं करती है। और उसमें भी उसकी व्यवस्था होती है चोरी करने के पीछे, क्योंकि उसके बच्चे भूखे होते हैं। तो ऐसे ही कहानी का वर्णन किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी खुद थी उसी प्रकार से जो उस समय समाज में यथार्थ रूप से घटित हो रहा था, उन भावनाओं को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। क्या है इस कहानी में देख लेते हैं। राही कहानी है और इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कहानी नंबर 4। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मुक्तिबोध जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और HPSC इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। अब बस इस कहानी का एक बार संक्षिप्त में ये देख लेते हैं कि राही और अनीता दो प्रमुख पात्र हैं। राही चोरी करती है और वो भी अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए चोरी करती है 5-6 सेर अनाज, और उसको जेल की सजा हो जाती है। पुलिस वाले उसके पति को मार देते हैं, मतलब इतना मारते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर राही को जेल भेजा जाता है चोरी के कारण, और वहाँ पर जेल में अनीता नाम की एक स्त्री से मिलती है। बस यही कहानी है। तो क्या कुछ है इस कहानी के अंदर वो हम पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर, देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर, वह एक लेखिका के रूप में उसने नहीं लिखा, रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। मतलब ये कहा है मुक्तिबोध जी ने कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी अपना कवि रूप नहीं दिखाया, उसने नारी के रूप में ही रहकर और एक साधारण नारी की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो उसके भाव होते हैं, उन्हीं को इस कहानी में व्यक्त किया है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने जहाँ पर बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भी भावों को व्यक्त किया है इस कहानी में। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मतलब कहने का ये है मुक्तिबोध जी का कि
कि सुभद्रा कुमारी चौहान जिस तरीके से अपना जीवन जीती है, सिंपल तरीके से, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, और वैसा ही उन्होंने इस कहानी में वैसे ही शैली को प्रयोग किया है। तो ये कहा है मुक्ति बोध जी ने, ध्यान रखने ये बातें। अब इनके कुछ संग्रह हैं, इसके सुभद्रा कुमारी चौहान जी के 3 मुख्य रूप से काव्य संग्रह है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया गया है जो काफ़ी फेमस है, सीधे सादे चित्र। ये कहानी संग्रह 1947 में प्रकाशित हुआ और ये इनका अंतिम कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के अंदर ही राही नामक कहानी जो है संकलित है, आप समझ गए होंगे। इसके अनुसार इसके बाद इनके 2 प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, त्रिधारा और मुकुल। ध्यान रखना है, त्रिधारा और मुकुल ये इनके काव्य संग्रह हैं, ये इनके काव्य संग्रह है, त्रिधारा और मुकुल। लेकिन जो राही कहानी है वो सीधे सादे चित्र नामक कहानी संग्रह में संकलित है। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो रूपा, कैलाशी नानी, बिहा, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मिश्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला, राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह, इन चीज़ों का जो है इस कहानी में आपको थोड़ा सा वर्णन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जाता है कि इस कहानी में कौन कौन सी बातों पर चर्चा की गई है, कुछ इस प्रकार से, और आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक और किसी कहानी का उठाकर दे देंगे और फिर पूछ लेते हैं कि इस कहानी में से कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हींगवाला, राही, तांगेवाला, हींगवाला, तांगेवाला, मंगला, दुराचारी, गुलाब सिंह और प्रोफेसर मित्रा, 2 साथी, कल्याणी, बिहा, कैलाशी नानी और रूपा, इस कहानी के अंतर्गत इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और सीधे सादे चित्र ये अंतिम कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का, उसी के अंदर ये राही कहानी जो है संकलित है। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमुख बातों की तरफ ध्यान देते हुए। जो प्रतिपाद्य मतलब जो भी कहानी लिखी जाती है, यानी कि कोई लेखक या कोई लेखिका जो भी रचना करता है उसके पीछे उसका प्रमुख प्रतिपाद्य होता है, या कहें कि उसका उद्देश्य होता है, यानी कि इस कहानी के पीछे उद्देश्य क्या छिपा हुआ है। तो वो देख लेते हैं। राही की व्यवस्था, राही इस कहानी की पात्र है, स्त्री पात्र है और एक असहाय गरीब पात्र है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी, राही ने जो इस कहानी में वर्णन किया है, इस कहानी में राही ने जानबूझकर चोरी नहीं की, चोरी करने उसकी व्यवस्था यानी कि उसकी मजबूरी थी। और चोरी की जानकारी से दुखी होकर, मतलब जब राही चोरी करती है कुछ अनाज की और उसको पुलिस वाले मतलब उसको जेल में बंद कर दिया जाता है राही को, तो जेल के अंदर एक दूसरी स्त्री रहती है और उसका नाम है अनीता, और अनीता को अपनी आप बीती बताती है राही। तो फिर उन्हीं दोनों की बातचीत होती है कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर, यानी कि राही अपनी सारी बातें अनीता से बताती है और अनीता दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले सोपन से बनी कहानी। मतलब जब ये अनीता जो है राही जो स्त्री पात्र है इसकी कहानी सुनती है तो अनीता जो है चिंतित हो जाती है। वो ऑलरेडी जेल में रहती है और उसे जो कांग्रेसी आंदोलनकारी है इनकी सत्ता लोलुपता ये पूरा ढोंग लगता है और उस पर ये चिंतन करती है और अंततः ये सोचती है अनीता कि वास्तविक देशभक्ति किसमें है, विवश एवं गरीब लोगों की सेवा करने में ही वास्तविक देशभक्ति है। और ऐसा ही वो एक सोपन देखती है। ठीक है, यही उस सोपन से बनी कहानी है। जेल का परिवेश है इस कहानी के अंदर, जो वातावरण है वो जेल का परिवेश है। तो ये इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य था। अब इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो राही जो है प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है राही। मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री। मांगरोरी एक जाति है जो मांग कर ही रोटी खाती है। ठीक है, तो मांगरोरी जाति से संबंध रखती है राही और एक गरीब और असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है।
चोरी के आरोप में जेल जाती है। जो राही है वो चोरी के आरोप में जेल जाती है। पुलिस वालों के द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और मांगरोरी जाति से एक गरीब असहाय स्त्री है। अनीता कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। मतलब अनीता ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1947 में जोरों पर था, भारत आज़ाद हुआ, तो उसमें भाग लेती है और उसी के चलते वह जेल में बंद हो जाती है। गौण पात्र कौन है? राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार ही देते हैं। उसका बच्चा, राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? जो राही ने किया, क्या आप उसे चोरी कहेंगे? नहीं, अनीता की नज़रों में ये एक चोरी नहीं है, उसकी व्यवस्था है और उसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। और इसी को अनीता जो है देशभक्ति का नाम देती है। गरीबों की सेवा करने को ही देशभक्ति कहती है। अब इस कहानी के अंदर विशेष बात क्या है? परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मतलब संवाद है इसमें। किस किस के संवाद से ये कहानी पूर्ण होती है? राही और अनीता के संवाद में, यानी कि उनकी बातचीत को ही एक कहानी का रूप दिया गया है। अनीता और राही के ये संवाद है, इसलिए इसे संवादात्मक कहानी कह सकते हैं। आत्मकथात्मक कहानी है, मतलब आप बीती हुई है तो आत्मकथात्मक कहानी कह सकते हैं। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है। मतलब समाज में एक जाति है मांगरोरी जाति, जो मांग कर खाती है और उनको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। स्त्री वेदना की झलक भी इस कहानी में दिखाई गई है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य। राष्ट्रभक्ति का चित्रण किया गया है और सत्ता भक्ति, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि हम सत्ता के भगत हैं, हम देश को चलाने वाले हैं, उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण और गरीबी की समस्या का चित्रण। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, कि मानव धर्म की प्रतिष्ठा कहाँ रह गई जब एक औरत ने 5-6 सेर अनाज अपनी भूख मिटाने के लिए चुरा लिया, तो इसके बदौलत उसे क्या झेलना पड़ा? उसके पति को पुलिस मार मार कर मार देती है, उसको जेल 1 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। तो इसमें मानव धर्म की प्रतिष्ठा के बारे में भी इस कहानी में चर्चा की है। और गरीबी की समस्या का चित्रण है। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है और राही को 1 साल की सजा मिलती है। HPSC ऐसे ही प्रश्न पूछती है कि 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करने पर राही को कितने साल की सजा मिलती है? तो 1 साल की सजा मिलती है। राही कितने सेर अनाज की चोरी करती है? तो 5-6 सेर अनाज की गठरी चुराती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। तो ये इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, कुछ प्रमुख पॉइंट। अब इस कहानी के कुछ प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। उद्धरण का मतलब है प्रमुख कथन, जो इस कहानी के पात्रों के द्वारा कहे गए हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये कुछ कथन दे रखे हैं और ये कथन है, राही और अनीता के मध्य संवाद होता है। और कहानी की जो शुरुआत है वो राही और अनीता के बीच के संवाद से ही शुरुआत होती है। तो तूने चोरी क्यों की? अनीता कहती है राही से। राही बताती है, मतलब राही को जब जेल में बंद किया जाता है तो अनीता नाम की एक स्त्री वहाँ पर पहले से रहती है। तो अनीता कहती है कि तुम्हें बहन जेल क्यों आना पड़ा? तो वो कहती है राही कि मैंने चोरी की। फिर अनीता कहती है कि तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। देखो अनीता की देशभक्ति देखो, वो उसे कहती है कि तूने चोरी करने के बजाय मजदूरी करती तो तुझे पेट भरने के लिए 2-4 पैसे तो मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। अब ये कथन राही का है और राही कहती है कि सरकार हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, मतलब हम केवल मांग कर खाते हैं। फिर अनीता कहती है कि और भीख न मिले तो? फिर अनीता कहती है भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़फ रहे थे। ये राही के संवाद हैं, राही के कथन हैं। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी। नाज मतलब अनाज,
ठीक है। देसी गांव में अनाज ही बोल देते हैं, तो ये अनाज है। अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो ये आपसी बातचीत थी, किस किस के, राही और अनीता के मध्य संवाद। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, ये राही कहती है। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। मतलब किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मतलब अनीता उस बात पर चिंतन करने लग जाती है। जब राही से सारी बातें सुनती है तो वह सोचती है कि इस गरीबी को, इस दरिद्रता को, और जो गरीब लोगों के कष्ट हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर ये बात क्या है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ये अनीता के चिंतन को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसके बाद विचारक की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। ठीक है, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अब देखो, माँ जैसे भी थी, मांग कर अपने बच्चों का पेट भर रही थी। अब माँ ही जेल में चली गई तो उनके बच्चे हो गए, अब बच्चे चोरी करेंगे। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। कह रहा कि एक तो वो औरत है जो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए उसने चोरी की और जेल के कष्ट उठा रही है, और कह रही दूसरी तरफ हम लोग हैं जो देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से उनके साथ फिर भी, मतलब जो अपने देशभक्ति के लिए और देश के लिए जो लड़ाई झगड़ा करके जेल में आते हैं, उनके साथ तो फिर भी कुछ अच्छे से बर्ताव मिलता है। कह रहा कि अपने आप को उसने ढोंगी कहा, ठीक है, ढिंढोरा पीटने वाला कहा। कह रहा हमें फिर भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। देखो, ये बातें अनीता कह रही है कि हम लोग देश के लिए ढिंढोरा पीटते हैं, देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं और जेल में आते हैं। और इस बात का अनुभव करते हैं कि लोग, मतलब जब आपस में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मैं 3 बार जेल गया देश के लिए, मैं 2 बार गया, और अपने आप के अंदर आत्म गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन जो राही जेल में आई है वो किस गौरव का अनुभव करेगी। ठीक है, ये बात सोचती है अनीता। तात्पर्य है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि कोई आदमी 8 बार जेल गया, कोई आदमी 3 बार जेल गया, तो 8 बार जेल जाने वाला ज्यादा देशभक्त समझा जाएगा, ये कह रही है अनीता। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। मतलब जेल से छूटने के बाद जो सत्ता के लोग होते हैं वो उन्हें एक अच्छा ओहदा या अच्छा पद भी दे देते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? देखो, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर अनीता ने किया कि ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, कि लोग सत्ता में आने के लिए खद्दर पहनने लगे हैं और या जेल जाने लगे हैं। ठीक है, ये भी अनीता का संवाद है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। अंततः अनीता सोचती है कि अंततः जो देशभक्ति है वो तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं।
इन हजारों लोगों, लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। कह रहा कि जो किसान लोग हैं उनकी तो सभी फिर भी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनके पास न कोई घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। देखो कितनी ये बात कही है यहाँ पर। और ये उनकी व्यवस्था होती है जो जन्म लेते ही उनको शिक्षा देने लग जाते हैं चोरी की। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। कह रहे कि संसार की जो आकांक्षाएं हैं उनके चक्कर में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। मैंने जब विशेष बात बताई थी तो मानव धर्म की प्रतिष्ठा का जिक्र भी इसमें किया गया है, गरीबों की असहाय स्थिति का इसमें जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में बस इतने ही कुछ प्रमुख कथन थे और इतना ही इस कहानी में था। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।